मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को पूरी देखेंगे और आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी चाहिए। देश के आदिवासी इलाकों में, दूर दराज पहाड़ों में, जंगलों में अभी भी एक नहीं अनेक नेटवर्क के लिहाज से डार्क जोन हैं। लेकिन ये देखिए, ये आदिवासी इलाके में एक पुल का निर्माण करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था, लगभग उसी वक्त जब मोदी जी सरकार में आए थे। अंततः मामला जाके किस्मत पे टिक जाता है। तो दोस्तों, मित्रों, सभासदों, सांसदों, विधायकों, नीति निर्माताओं, आज मैं मौजूद हूँ देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े और गरीब ज़िले नंदुरबार की धड़गांव तहसील में। हम रिपोर्ट्स में, चर्चाओं में, समाचार माध्यमों में अक्सर देश के सबसे गरीब ज़िलों की खबरें पढ़ते सुनते रहते हैं। ये सतपुड़ा का जंगल है, ये भी बता दूं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। अगले कई दिन हम घूमेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब आप ये कहते हैं कि ये देश का सबसे पिछड़ा ज़िला है या गरीब ज़िला है, उसके मायने क्या होते हैं। हो गया? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ। तो ये किसी एक आध के साथ दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है? बहुत सारे क्या आती है? एक मिनट। तो ये पहले आदमी हैं जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है या? नहीं, इसे 10-12 लोग हो गए। आज में 10-12 लोग हो गए? हाँ। होते वो, लेकिन हाँ बहुत सारे हो गए। बहुत सारे हो गए? हाँ। क्या मेन दिक्कत आती है? ये फिंगर नहीं लगता उनका। क्या वजह होती है? ये काम करते ना, हाँ हाँ। वो उंगलियां घिस जाती, इसलिए काम करते हैं इसलिए उंगलियां घिस जाती है, तो बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है। नहीं होता है। और जिनका उंगली नहीं लग पाएगा, हाँ, उनको राशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो उंगली लगेगी तब होंगे वो। नहीं, अगर उंगली नहीं लगेगा तो? हाँ। उंगली अगर मान लो मेरी, इनकी उंगली नहीं लगेगी, हाँ। बायोमेट्रिक नहीं होगा, तो क्या इनको राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। वो ऑनलाइन होगा तब मिलेगा। ऑनलाइन कैसे होगा? ये बायोमेट्रिक होगा तो। लेकिन बायोमेट्रिक नहीं होगा तो नहीं लगेगा। अगर इनकी उंगली घिस गई है, अगर, हाँ, दिखाइए तो दादा, हाथ दिखाइए। तो अभी जो मनरेगा कानून को ख़त्म करके नया कानून लाया गया है, विकसित भारत जी राम जी, उसमें भी बायोमेट्रिक का प्रावधान किया गया है। और उस पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि क्योंकि मज़दूर काम करता है, आप इनके हाथ को देखिए ध्यान से, तो उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो वो उंगलियां जो हैं वो घिस जाती हैं, और बायोमेट्रिक में कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ पाता है। इस वजह से वो अपने पैसे को हासिल करने में उनको दिक्कत हो सकती है। और राशन के मामले में
हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं? ये 4-5 बार हो गए। नहीं हुआ? हाँ इससे पहले भी और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ? हाँ। अच्छा ये बताओ, मैंने ये भी सुना है कि सर्वर का भी कई बार दिक्कत होता है कि सर्वर बहुत स्लो होता है। क्या परेशानी होती है? एक आदमी को राशन लेने के लिए कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता है? किस किस तरह की दिक्कत आती है आपको? हमको हाँ, हाँ वो बायोमेट्रिक की मिस्टेक आती है, वो सर्वर प्रॉब्लम होती है तब। सर्वर भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत से ये कब से इंतज़ार में हैं, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ इंतज़ार में हैं। आपका हो गया बायोमेट्रिक? अभी करना है? अच्छा, तो आपके घर में कितने लोग हैं? 4-5 तक से 4-5 हैं। कितना राशन मिलता है महीने का? महिना कत्र मिळतं सर? तो कोई नहीं कोतरक जोड़ता तो 18 किलो चावल जोडतील 7 किलो गहू. 18 किलो चावल और 7 किलो गेहूँ? हाँ अच्छा, तो हर मेंबर के हिसाब से मिलता है? हाँ, हर हफ्ता जोड़ता है ना। तो ये उंगली जो है लगाने में पहली बार दिक्कत आ रही है या पहले भी दिक्कत आई है? नहीं, पहले तो नहीं देखा था ये। इस बार दिक्कत आ रही हाँ, है? नहीं देखा था। अच्छा ये बताइए कि मान लो इस महीने इन्होंने राशन नहीं लिया तो कई बार राशन कट भी जाता है, ये सुना है मैंने। नहीं, ये अभी ऑनलाइन हुआ है। अच्छा, हाँ पहली बार है ऑनलाइन का। पहली बार है? हाँ ए- ऑफलाइन है, पहले ऑफलाइन था, हाँ, अभी ये पहली बार हो रहा है ऑनलाइन वाला। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। चालू हो रहा है। मुझे किसी ने ये भी बताया कि कई बार नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो कहीं पहाड़ पे या ऊपर, बताइए। पहाड़ पे जाना पड़ता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तब। अच्छा, हाँ तो सारे लोग वहीं आते हैं फिर? हाँ नहीं वो पहले, हाँ वो सबको जाना पड़ता है उधर। हाँ, पहले क्या आप बताइए क्या कह रहे थे? ये सबको उधर टेकड़ी पे लेके जाना पड़ता है। टेकरी पे माने हाँ, पहाड़ी की चोटी पहाड़ी पे ऊपर? चोटी पे वहाँ पे पहले केवाईसी होता है? केवाईसी हाँ तो होता है। केवाईसी होगा, उसके बाद अब राशन कब मिलेगा अगर केवाईसी होने के बाद? अगले महीने का अभी मिलेगा, केवाईसी हो जाएंगे ना तब मिलेगा। तब मिलेगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। देश के आदिवासी इलाकों में, दूर दराज पहाड़ों में, जंगलों में अभी भी एक नहीं अनेक नेटवर्क के लिहाज से डार्क जोन हैं। हमने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आपको रिपोर्ट्स दिखाई, छत्तीसगढ़ से दिखाई, और अब ये जो गांव है, इस गांव का क्या नाम है? बोमाणा। बमाणा। हाँ, बमाणा गांव। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो बीच में नदी पड़ती है, उसके ऊपर पुल नहीं है, वो एक अलग कहानी है, बोट से आना पड़ता है। और यहाँ जितने भी सतपुड़ा में आदिवासी गांव हैं, वहाँ ज़्यादातर में ये कहानी है कि वो नेटवर्क के लिहाज से डार्क जोन है, यानी कि बहुत मामूली सा नेटवर्क आ जाए तो लोग शुक्र मनाते हैं। पहाड़ी पे जाके उनको अपना केवाईसी करना पड़ता है, फिर उंगलियां घिस जाती हैं, हाथ घिस जाते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं आता है, बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, इसलिए राशन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार राशन कट भी जाता है। वर्तमान केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दावा है कि देश के इतिहास में सबसे तेज़ी के साथ हाईवे और सड़कों का निर्माण उनकी सरकार ने किया है। ये बताया जाता है कि प्रतिदिन 20 से 21 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड उनकी सरकार ने कायम किया है। लेकिन ये देखिए, ये आदिवासी इलाके में एक पुल का निर्माण करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था, लगभग उसी वक्त जब मोदी जी सरकार में आए थे। और मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। अब प्रवीण जी ये बताइए कि ये पुल कितना ज़रूरी है आदिवासियों के लिए?
सर ये पुल आदिवासियों के खूब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नर्मदा में विस्थापन हुआ था तब कुछ गांव ऐसे बच गए थे जो बुड़ी क्षेत्र में नहीं आते थे, वो टापू क्षेत्र में आते थे। और नर्मदा के बैकवाटर की वजह से बहुत बड़ा टापू बन गया था जहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। तब उनको विस्थापित करना है या नहीं करना, इस बारे में एक समिति गठित की थी। उस समिति ने परे दिया कि यहाँ पे ब्रिज हो गया तो उनका जीवन सुकर हो जाएगा। तो उन्होंने ब्रिज का प्रस्ताव रखा और ब्रिज का काम चालू भी हुआ। 2012 में काम स्टार्ट हुआ। बाद में कुछ फॉरेस्ट का उसमें केसेस पड़ गई, तो नील होते होते आज तक, वो बाद में नील भी हो गई केस, पर जो काम ढीला चालू हुआ वो आज तक ढीला ही है। तो पिलर खड़े हुए हैं और पुल नहीं, ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है ये सर जी, ये सावरिया का उम्बर पाटी और सावरे दिगर जो बिलगांव का जो उम्बर पाटी गांव है और सावरे दिगर जो गांव है उसको ये जोड़ता है। आगे जनसंख्या 10 से 12 हज़ार लोग इस पुल ब्रिज से कनेक्ट करेंगे और ये ब्रिज अगर हो गया तो एमपी से इजी कनेक्टिंग मार्ग होगा। यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, पर धड़गांव से डायरेक्ट एमपी इस ब्रिज की वजह से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा शहर पहुंचेंगे यहाँ से अगर सीधा गई तो हम पाटी बड़वानी तक चले जाएंगे शॉर्टकट। तो नंदुरबार का ये जो इलाका है, धड़गांव और दूसरा सतपुड़ा के जंगल में जो गांव बसे हुए हैं, ज़्यादातर भील पावरा आदिवासी हैं। तो जाहिर है कि उस तरफ भी आपके रिश्तेदार होंगे, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी आपके रिश्तेदार होंगे। तो ये पुल आपके समाज को भी जोड़ने के लिए ज़रूरी है। हाँ, पहली जब बैकवाटर का पानी बढ़ा ना, तो पहली बात ये समाज टूट गया हमारा। आधे उस पार रह गया, आधे इस पार, तो ज़्यादा उस पार इस पार आने में तकलीफ होती है। पहले तो बोट भी नहीं थे, प्राइवेट बोट खरीदनी पड़ती थी। अब थोड़ा सा जीवन में आया है, लोग खुद की खरीद रहे हैं। पर जब कोई प्रॉब्लम हुआ, एक आध कोई महिला की डिलीवरी करना हो, रात को पेन स्टार्ट हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना सबसे डेंजरस बात रहती है। और बाद में सातपुड़ा में स्नेक बाइट के बहुत सारे केसेस होते हैं। स्नेक बाइट में अर्ली पहले जो 2 आवर्स रहते, उस 2 आवर्स में ये बिलगांव में जो पीएसए क्रूशियल रहते, उसमें पहुंचाना पड़ता है। तो अगर ब्रिज हुआ तो उसकी जीवन बच सकता है, पर उसके वजह से अगर ब्रिज नहीं रहता तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और हुए वो बहुत सारे किस्से हुए ऐसे जी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई के नौजवान आपके रिपोर्ट्स को क्यों देखें, क्यों देखना उनको ज़रूरी है। इसीलिए देखना ज़रूरी है कि जब आप मरीन ड्राइव पे जाते हैं या सी लिंक ब्रिज पर जाते हैं या लद्दाख जाते हुए अटल टनल को देखते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी इलाकों के लिए भी ब्रिजेज, सड़कें उतनी ही ज़रूरी हैं। आप जिन शहरों में रहते हैं, जो शानदार इमारतों में लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो आदिवासी इलाकों से ही आती है। जो और मटेरियल है, दुनिया भर का जो आपके ये आयरन ओर से लेके और सब कुछ आदिवासी इलाकों से निकाला जाता है। और आदिवासी इस हाल में जी रहे हैं कि 13 साल से एक ब्रिज जिसके पिलर बने खड़े हैं उसको पूरा नहीं किया जा सका है। रक्तपेशींचा रक्तपेशींचा रक्तप्रवाहात अडथळा रक्तप्रवाहात अडथळा रक्तपेशींचा। तो दोस्तों, हम लोग एक और कहानी की तलाश में सतपुड़ा के जंगल में निकले हैं। रास्ते में देखा कि स्कूल के बच्चे बच्चियां सिकल सेल के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और ये एक बेहद ज़रूरी काम है जो आदिवासी इलाकों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इस रोग से अगर
आदिवासी भारत को मुक्त करना है, उसकी सबसे पहली शर्त है कि इस बीमारी के बारे में लोगों को प्रॉपर जानकारी हो, क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग काम है। लोगों को कन्विंस करना, वो अगर कैरियर हैं या उनको डिजीज़ हो गई है तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इस बीमारी की गिरफ्त में ना आएं। और कौन सा स्कूल है आपका? बिलगांव। बिलगांव। कितनी कौन सी क्लास में हो? 9वीं। 9वीं। क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? सिकल सेल। पूरा बोलो ना क्या। अच्छा, सिकल सेल के बारे में आपके स्कूल में आपको कुछ पढ़ाया गया है? हाँ। मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों की टेस्टिंग हुई है आपकी जानकारी में, लगभग और कितने बच्चे उसमें से सिकल सेल से प्रभावित मिले? सर हम 250 से 300 बच्चों का टेस्टिंग किया है। उसमें से पीड़ित डिसीज कम मिले हैं, वाहक मिले हैं। वाहक कितने मिले हैं? वाहक मिले होंगे 30-35 बच्चे मिले होंगे। 250 में से 30-35 बच्चे हैं जो वाहक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी इलाकों में, जिसमें ये सतपुड़ा का इलाका भी शामिल है, मध्य प्रदेश के इलाके भी शामिल हैं, राजस्थान के इलाके भी शामिल हैं, उसमें ये एक सीरियस चैलेंज है जो ग्रामीण भारत या आदिवासी भारत है, उसमें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं हैं या चिंताएं हैं, उसके लिए ये दीदियां हैं जो कड़ी का काम करते हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? गीता बारकुपार। तो सिकल सेल के बारे में पता है आपको? पता है। क्या क्या पता है, बताइए। अपनी भाषा में बता दीजिए। लक्ष्मी। बता दीजिए, आप बता दीजिए। मेरा नाम है लक्ष्मी संजय पावरा। हाँ। तो ये शादी से पहले ये टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के बच्चे जन्म आएंगे तो सिकल सेल ये आज़ार उनको नहीं लगेगा। इसलिए हम जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि सिकल सेल टेस्ट कराना ज़रूरी है। जी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम ट्राइबल किचन का एपिसोड लगाते हैं या किसी आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का एपिसोड लगाते हैं, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि आदिवासियों के मुद्दों पर, जो गंभीर मुद्दे हैं, जो गंभीर चुनौतियां हैं आदिवासी इलाकों में, उस पर भी रिपोर्टिंग किया कीजिए। हम लगातार ये काम आपके बिना कहे कर रहे हैं। दरअसल में भी भारत का मकसद ही वही है कि हम आदिवासियों के संवैधानिक कानूनी अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, इन सारे मसलों पर रिपोर्टिंग करें। आज मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार में मौजूद हूँ, जहाँ 70% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है। वहाँ की ये धड़गांव तहसील है, और इस तहसील में भी बाकी आदिवासी इलाकों की तरह सिकल सेल एक बड़ी चुनौती है, जो एक साइलेंट किलर है, ऐसी बीमारी है। रतलाम से भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, आज धड़गांव से ये रिपोर्ट बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को पूरी देखेंगे, और आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि देश के आदिवासी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में लोग किन हालातों में जी रहे हैं। चलिए, ये धड़गांव तहसील में क्या हाल है, ये पता करने के लिए ये जो ब्लॉक हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम आए हैं धड़गांव के, और यहाँ अगर डॉक्टर मौजूद होंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे सिकल सेल पे यहाँ क्या हो रहा है। आइए। चलिए साहब। लग रहा है बिल्डिंग तो नई बनी है। ये लीजिए, सामने बिग बी मौजूद हैं। न जाने कब से वो आह्वान कर रहे हैं कि देश को टीबी मुक्त बनाना है। अभी तक न देश टीबी मुक्त हुआ है, और आदिवासी इलाकों का तो पूछिए मत। हमने
कई ज़िलों में देखा है जहां पलायन की वजह से टीबी का इलाज बीच में छूट जाता है। बहरहाल चलिए सिकल सेल के बारे में पूछते हैं यहाँ क्या हाल है। ये है तालुका आरोग्य अधिकारी का केबिन। आइए सर, नमस्कार। मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं भी भारत से आया हूँ जी। तो हम लोग सिकल सेल पे एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो सवाल मैं आपसे पूछ लूँ? मैं उधर आ जाऊँ? आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो आपका नाम है डॉक्टर कांतिलाल पावरा। कांतिलाल पावरा। पावरा। कांतिलाल शिवाजी पावरा। पावरा। शिवाजी आपके पिताजी का नाम है जी। तो मुझे ये बताएं कि सरकार ये कह रही है कि 2047 तक सिकल सेल मुक्त करना है भारत को। यस, हाँ, है ना? हाँ। तो उस तरफ कितनी सफलता मिलती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? यस यस। अभी तो पिछले 2 साल पहले तो अपन सिकल सेल जो टेस्ट थी तो वो अलग अलग यानी एनजीओ आते थे, वो करते थे। पहले काटे फाउंडेशन करके था, वो यहाँ पे अच्छी तरह से काम करके गए हैं। और इसके पहले सोल्युबिलिटी टेस्ट करके थी, वो सोल्युबिलिटी टेस्ट मास लेवल पे हुई थी। उसका तो एक रिजल्ट में थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन किया था सोल्युबिलिटी टेस्ट अच्छी तरह से। तो वो सोल्युबिलिटी टेस्ट के रिपोर्ट के वजह से पॉजिटिव आया, तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस गवर्नमेंट में से करते हैं, हमारी महालैब करके है। लेकिन अभी जो डीबीएस टेस्ट है वो जेनेटिक टेस्ट ही है, तो वो सादा और सिंपल है। जैसे अपन ब्लड स्मेयर लेते मलेरिया का, वैसा ब्लड स्मेयर आशा ले सकती है। उसके 2 डाट होते हैं और उसको ऑनलाइन बारकोड है, वो बारकोड वो ऐप में अपना एप्लीकेशन में लेना है और आधार कार्ड एप्लीकेशन में लेना है। आप दोनों जनरेट हो जाते हैं कि आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। और वो उधर जाने के बाद वो लैब टेस्ट में होने के बाद लैब का रिजल्ट ऑनलाइन ही वहाँ पे दिख जाएगा उनको, अगर वो ई सूची में। और ई सूची का लॉगिंग हमारे आशा कर रही सर्वे, तो वो लॉगिंग मेडिकल ऑफिसर के पास है। मेडिकल ऑफिसर को पता रहेगा कि ये गाँव में सिकल सेल डिसीज कौन है और कैरियर कौन है। सिकल सेल में 2 प्रकार है। मान लीजिए एक महिला गर्भवती है, हाँ, आपने उसका टेस्ट किया, यस, और आपने पाया कि वो पीड़िता है, यस, उसका हस्बैंड भी पीड़ित है, हाँ, या कैरियर है, हाँ। तो आप क्या सलाह देंगे महिला को? महिला को तो अभी तो वो प्रेगनेंसी है ही, हाँ, वो कितने वीक से है, हाँ, और अगर वो शुरुआती बिलो लेवल में रहेंगी तो उसको जो हमारी गर्भजल तपासनी रहती है उसके तपासनी से जो कैरियर है डिसीज है, अगर यह नॉर्मल है वो चेक करेंगे। अगर वो डिसीज हुआ तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको सलाह देनी पड़ेगी कि ये बच्चा आगे जाके ऐसा ऐसा रोगी हो सकता है और वो पीड़ा झेल सकता है, पीड़ा रहेगी उसको, तो उसको अब रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन वो मुश्किल है वो मुश्किल होता है। 16 वीक से पहले चेक करना चाहिए वो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इतने मास लेवल पे आप कह रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हाँ, तो आपने कहा 25,000 की हो चुकी है। 25,000 में से कितने लोग आपको कैरियर या डिजीज वाले मिले हैं अभी तक? अभी तो हमारे जो पहले 25,000 में 168 जो डिसीज आए हुए हैं, कैरियर की लिस्ट बाकी है 168 डिसीज की आई है। और अभी फिलहाल कैरियर के अभी आएंगी। और दूसरा क्या है कि जो पहले से भी पीड़ित है, जो उनका सोल्युबिलिटी या इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है या काटे फाउंडेशन से उनका टेस्ट हुआ है, तो वो टेस्ट की वजह से हमारे अभी जो डिसीज पेशेंट है वो कम से कम 550 है। पोषण पुनर्वसन केंद्र एनआरसी, तो उधर सिकल सेल से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और इसी कैंपस में जहां हमने डॉक्टर से सिकल सेल के बारे में बात की, ये पोषण पुनर्वसन केंद्र है, एनआरसी जिसको कहा जाता है। बेसिकली जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जो उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनकी जान का ख़तरा पैदा हो जाता है, उनको यहाँ लाया जाता है, यहाँ रखा जाता है। आइए देखते हैं कि कुपोषण से निपटने का
क्या इंतज़ाम है धड़गांव में। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है इसका? अन्वी। हेलो अनवी, हेलो अनवी, हेलो हेलो। हाँ, क्या चाहिए? मूछें? मेरी मूछें चाहिए तुम्हें? हैं? ले लो मूछें। ये कब से है यहाँ पे? अच्छा मैडम, आप जी, क्या नाम है आपका? विद्या निकुम, एनआरसी डाइटिशियन। अच्छा विद्या निकुम जी, पहले तो मुझे माफ़ कीजिए कि मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए ऐसे घुसा चला आया। हाँ सर। यहाँ डॉक्टर साहब से मिलने आए थे तो देखा कि यहाँ पे आप लोगों का भी केंद्र है। केंद्र है। तो इसमें आप क्या करती हैं मोटे तौर पे? यहाँ पे जो सैम विद कॉम्प्लिकेशन बच्चे रहते 6 मंथ to 7 मंथ तक, वहाँ पे हम उनका वजन, हाइट ये सब लेके फिर हमारा प्रोटोकॉल से जो सैम बच्चों एडमिट यहाँ पे एडमिट होता उनका 15 दिन हम यहाँ पे वेट गेन करते, 15% वेट गेन। और जब उनका वेट गेन हो जाता है तो वापस भेज देते हम हैं? वापस डिस्चार्ज कर देते हैं उनको। और डिस्चार्ज होके जाते हैं उनका फिर वेट कम हो जाता है? हर 15 दिन में उनका फॉलोअप रहता सर, 4 फॉलोअप रहता। तो क्या तरीका है उसका? उसके 4 फॉलोअप होता है? 4 फॉलोअप होते हैं, जिसे अपन ने छुट्टी 4 दी, फॉलोअप माने 15 चौका 60, 2 महीने तक? 2 मंथ के, 2 महीने तक? महीने के मतलब 60 डेज हो गया ना, अगर हर है ना 15 दिन पे होता है 15 तो। दिन एक 15 दिन के मतलब मंथ के 2 मंथ महीने के के 2, 4 हाँ 2 महीने के 4 हो गए ना। हाँ वही मैं हिसाब लगा रहा था। तो आज तो देख रहा हूँ मैं कि खाली है आपका पूरा सारे बिस्तर ये, तो ये ऐसे खाली रहता है या? ये सीजन है कि मतलब ये अभी होली के टाइम पे ज्यादा भरी हुई है एनआरसी रहेंगी। अभी ये 2 मंथ से कम है बच्चे। क्यों कम होते वो हैं? काम के लिए बाहर गाँव गए, स्थलांतर हो गए, पंढरपुर गुजरात ऐसे चले गए। समझ रहे हैं आप मुद्दा क्या है? हम लोग पलायन को आम तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि साहब यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, खेती किसानी कम होती है, उत्पादन कम होता है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस रोजी रोटी को कमाने के लिए जब बाहर जाना पड़ता है, उसके और क्या खतरे हैं उनको हम भूल जाते हैं। चाहे वो टीबी की बीमारी हो, सिकल सेल की बीमारी हो, उनका जो इलाज है वो बीच में छूट जाता है। टीबी का इलाज अगर बीच में छूट जाता है तो फिर टीबी से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ही कुपोषण का भी हाल है। मैं सही कह रहा हूँ? ये एक बड़ा मुद्दा है ना कि वो बीच में चले जाते हैं, बीच है ना? में कम उम्र में और जब शादी वो है। बाहर जाते हैं तो जाहिर है उतना पोषण तो उनको नहीं मिलता होगा, नहीं, है ना? क्योंकि वहाँ पे तो दिन भर काम ही रहता होगा उनका। हाँ ना। आइए विद्या जी, अनवी से थोड़ा मेरी बात करवाइए ना। आपको तो पहचानती होगी, हाँ पहचानती है। पुकारिए जरा, देखें। बेटा अनवी कब से है यहाँ पे? ये आज 12 दिन हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? विलांती सुरेश ठाकरे। कितनी उम्र है? 23 साल है। 23 साल। लेकिन और इसका ये बच्चा तो ठीक है, आपको लगता है कि माँ भी कुपोषित है? कुपोषित ही है और छोटी भी है। छोटी भी है ना? कम ये बता रही है 23, लेकिन शायद नहीं है, है ना? कम एज में शादी कर लेते ना सर। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो गए। अच्छा, बच्चे कितने हैं? एक ही बच्चा है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इनके चेहरे को देख के लग रहा है कि एनीमिया और खून की कमी है ना? कब आई यहाँ पे? अब ठीक हो? इन अनवी को खाना मिलता, तुम्हें मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलता है? घर से अच्छा मिलता है? काम पे कब जाओगी? इसका पापा क्या करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं करता है? खेती करते। खेती करता है? महुआ पीता है? नहीं। सच्ची बताओ। नहीं। पक्का? तो विद्या जी मुझे ये बताएं कि जब होली पे सारे मजदूर वापस आ जाते हैं, उस वक्त में आपको कैसे पता चलता है
कि किस गांव में कितने कुपोषित बच्चे हैं। सर वो हर वर्कर, आशा वर्कर, पीएचसी लेवल, आईसीडीएस की तरफ से वो सैम बच्चों यहाँ पे भेजा जाता है। अच्छा, फिर हम स्क्रीनिंग करके उनका वो करते। तो वो भी तो अपने काम में लापरवाही कर सकती है ना कि किस किस को ढूंढेंगी गांव में, तो क्या कोई पर उनका वो रोजगार रहता ना सर जाने का, आशा अच्छा। वर्कर वगैरह, आंगनवाड़ी सेविका उनका। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली आंगनवाड़ी और जो क्या पीएचसी लेवल, आशा वर्कर। पीएचसी यहाँ लेवल, तक आशा अपने- वर्कर, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। हाँ सर, जो यहाँ तक बच्चे पहुँचाते वो लोग। वही पहुंचाते हाँ हैं। वही पीएचसी लेवल और वही। और जो बाकी दवा वगैरह पिलाने का काम है वही करती हैं, वो हाँ। भी दवाई भी वही पहुंचाती हैं। हाँ, और उन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को लड़ना पड़ता है कि हमें आप स्थायी रोजगार दे दीजिए, हमें इज्जत से जीने लायक पैसा दे दीजिए। तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं? हाँ सर, हेल्थ कब डिपार्टमेंट से नौकरी कर रही हैं? 2016। 2016 से। तो यहाँ कब से हैं इस जिले में? यह 2016 भड़गांव में? 2016। शुरू यहीं से की है आपने नौकरी? हाँ, यहीं रहने से। वाले कहाँ की हैं? ये शारदा तालुका में खरगोन गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसी इलाके की हैं? फिर तो यहाँ की भाषा बोली पावरा सब ही हूँ सर। पावरा हैं आप? तो निकुम बोल रही थी आप। फिर वो सरने भी लगते सर वैसे। अच्छा, तो निकुम भी क्या, निकुम आदिवासी है निकुम भी? हाँ। वो भी पावरा हैं? हाँ, अच्छा, तो अब यहीं रहते हैं धड़गांव में? नहीं सर, अप डाउन करती हूँ अभी फिलहाल तो। अरे बहुत टाइम लगता होगा आपका तो रोज का। नहीं सर, पहुँच जाती हूँ बराबर अच्छा, टाइम पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए सर, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको हुआ होगा कि आदिवासी इलाकों में सिकल सेल, कुपोषण कितना गंभीर है और उससे निपटना क्यों मुश्किल है, क्योंकि उनको रोज़ी रोटी के लिए 6 महीने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में, शहरों में या दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ये क्या लहसुन लगाया हुआ है, प्याज है? प्याज है, लहसुन वो है। ये प्याज है, वो लहसुन है। चलिए बहुत बढ़िया। आपने तो काफ़ी बड़ा ये लगा रखा है सोलर प्लांट, इससे चल जाता है काम? कम चलता है, 3 HP का है। अच्छा, 3 HP का कम है। पंप वगैरह चल जाता है? नहीं, बाहर ही बैठेंगे। हाँ, लाइट भी है। आपका घर हालांकि बहुत सुंदर है, बाहर से ही नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर ही बैठ के बात करते हैं। तो हम शाम के समय धड़गांव में एक घर में पहुंचे हैं और ये घर है मनोज पावरा साहब का। मनोज पावरा साहब से हम बात करेंगे सिकल सेल के बारे में। हमने डॉक्टर से बात की और अब मनोज पावरा साहब से बात इसलिए करना चाहते हैं कि वो भुक्तभोगी हैं। वो सिकल सेल को झेल रहे हैं। एक आदमी जिसे सिकल सेल होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है और उन्होंने कब इसको डिस्कवर किया और आगे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या क्या किया, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मनोज पावरा साहब जी सर। सबसे पहले तो ये मुझे पता चला है कि आपने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा दिया हुआ है एक NGO को जो सिकल सेल पे काम करते हैं। जी, मेरे पिताजी ने। आपके पिताजी ने दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया उसके लिए, आपने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आपको कब पता चला कि आप खुद सिकल सेल के शिकार हैं? 1990 में, 1990 में। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें पिताजी बम्बई लेके गए जब समझा, जब बीमार होता था। मेरा 72 का बर्थ ईयर है। तो धुलिया डिस्ट्रिक्ट था हमारा, जब तक धुलिया लेके जाते थे जब, फिर संधिवात बोलते थे वहाँ के डॉक्टर, संधिवात पे इलाज होता था। अगर कुछ फर्क नहीं गिरा तो फिर पिताजी ने कुछ जमा पैसा का किया और लेके गए बम्बई। तो वहाँ पता चला कि सिकल सेल यानी में ये बीमारी होती है और मुझे वो है। तो डॉक्टर चिल्लाते थे पिताजी को कि
खून जांच करके क्यों नहीं शादी किया? तो सिकल सेल धुलिया तक पता नहीं था, हमें कैसे पता चलेगा? पिताजी को चिल्ला थे वहाँ के खून डॉक्टर। जांच करके शादी क्यों नहीं किया? मतलब आपके माँ बाप ने? हाँ, ऐसा वो बम्बई के डॉक्टर बोलते थे, हेमाटोलॉजिस्ट थे। हाँ। तो बेसिकली आपको ये बीमारी हुई क्योंकि आपके माँ बाप को थी? हाँ, कैरियर थे वो। कैरियर थे दोनों? माँ कैरियर और पिता कैरियर, इसलिए मैं सफरर मतलब पेशेंट। अगर उन्होंने जांच कराई होती हाँ, और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की होती जिनको नहीं था, नॉर्मल से। हाँ, नॉर्मल से, हाँ, तो आपको होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। हाँ। पिताजी की शादी के टाइम पे सिकल सेल तो भारत में क्या है वो पता ही नहीं था ना, हाँ। तो कैसे जाते? अभी के पीढ़ी में अभी पता चला, जब भी नहीं जांच करे लोग, और गवर्नमेंट भी कंपलसरी नहीं कर रहा। अब जो कोशिशें हो रही हैं, जो सरकार दावा कर रही है, डॉक्टर से हम मिले, उन्होंने कहा कि 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग करा दी गई है, 25,000 की हो गई है, 30,000 की प्रोसेस में है। लेकिन मैं जो घूमा, मुझे ये लगता है कि आदिवासी इलाकों में अभी भी अवेयरनेस कम है। जी, पुरुष तो जांच कराना ही नहीं चाहता है। सच्चाई कहाँ है? नहीं, सच्चाई ऐसे है सर कि अभी गवर्नमेंट सही में काम कर रहा है, मगर जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है काम। अभी 30,000 ये तालुके में बताया आपको, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो। तो हमारे एनजीओ ने, जो पुणे की एनजीओ थी, पिताजी ने जो जगह दी, मेरी एक बहन MA BEd थी, तो सिकल सेल में सिविल अस्पताल में एक्सपायर हो गई। जब पिताजी ने सोचा कि ये मेरी लड़की मैं धुलिया लेके गए, जब भी खलास हो गई, और दूसरे आदिवासी लोग क्या हाल होगा? अच्छा, सिकल सेल से आपकी बहन का देहांत हो चुका है? हाँ, तो पिताजी MA BEd किए हुए MA बहन BEd का? की हुई छोटी बहन थी मेरी। तो पिताजी ने वो सब सोच के ये जगह डोनेट किया एनजीओ को, महाराष्ट्र आरोग्य मंडल करके पुणे की संस्था है उनको। जब ये दवाखाना खोला, वहाँ डॉक्टर काटे उनके, महाराष्ट्र आरोग्य मंडल दादा गुजर सर के अंडर में काम कर डॉक्टर सुदाम काटे थे, है अभी भी, उम्र ज़्यादा है अभी नहीं आते हैं। तो उन्होंने हर गांव में जांच किया सिकल सेल का, वो संस्था थ्रो, महाराष्ट्र आरोग्य मंडल के थ्रो। तो उन्होंने ऐसा 25 से 30% कैरियर है यहाँ हमारे आदिवासी। क्या बात कर रहे हैं आप? कैरियर है 25 से 30। उन्होंने तो बताया कि करीब 150 के करीब 25,000 में से निकला है सिर्फ। वो तो जो मंत्री साहब आए थे, ये भाई भी थे हमारे साथ में, तो उन्होंने बोला था कि 128 है तालुके में पेशेंट। 128 तो मेरे PSC में है, मैं सोन PSC में 128 है, मेरे गांव में निकल जाएंगे। 2,700 पेशेंट है अकरानी तालुका में, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आपके पास हाँ, संस्था के साथ है ना, हमारा रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? पेशेंट को नंबर दिया जाता है, हाँ। वो एक नोटबुक दिया जाता है, वो जांच करने के बाद पॉजिटिव है ना, फिर पेशेंट का नंबर रहता है, उस नंबर पे फाइल रहता है। हर 2 महीने में कैंप होता है, उस पर हर कैंप का उसका मेडिकल जो जांच किया उसका लिखा पढ़ी किया जाता है। तो हर पेशेंट का नंबर, वो तो महाराष्ट्र, गुजरात और MP के आते हैं, वो 4,000 के ऊपर नंबर है, मगर दूसरे राज्य के पकड़ो दूसरे। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार ने तालुके में हर घर की जांच करना चाहिए, जो केवल जो दवाखाने में जाए उनकी नहीं जांच करना चाहिए। आज तक मेरे पास में से अभी 2-4 महीने हुए PSC के लोग आए, मैं 1990 से पेशेंट हूँ। मेरी भी गलती, मैंने खुद भी जाना चाहिए, मगर सब पेशेंट नहीं जा सकते ना। कुछ तो जो जवान लड़की रहती घर में, मेरे अगर जवान लड़की रहे तो मैं नहीं लेके जाता, क्योंकि शादी नहीं होंगी, उसके भाई की शादी नहीं होंगी, उसकी नहीं शादी होंगी, ऐसा मन में डर रहता लोगों को। अगर कोल्ड और फीवर हो गया तो कौन सी दवाई लेनी है? कोल्ड और फीवर का, फीवर होगा तो पैरासीटामोल दूंगी, और कफ होगा तो कफ सिरप दूंगी। नहीं, मुझे कोल्ड हो गया, जैसे सर्दी CPM टैबलेट, सिट्रीजिन टैबलेट, हाँ। ऐसे दूंगी। ज़्यादा होगा तो रेफर कर दूंगी PSC में। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो आश्रम स्कूल है, इसमें तो ढेर सारे बच्चे, टीचर सब रहते हैं, तो किस तरह के जनरली हेल्थ इश्यूज आते हैं बच्चों में? ज़्यादातर जुकाम है,
फीवर, रनिंग नोज, कफ वाले पेशेंट आते हैं ज़्यादा करके। बस इतने ज़्यादा करके आते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसी खबरें मिलती हैं कि आश्रमशाला में किसी बच्चे की मौत हो गई, ऐसा खबरें, तो कैसे पता चलता है आपको कि ये सीरियस है, इसको भेज देना चाहिए? पल्स देखते हैं सर, वो पेशेंट उठता है कि नहीं वो देखते हैं, टैपिंग करते हैं शोल्डर पे, फिर पल्स चेक करते हैं। पल्स नहीं लगता है तो कैरोटाइड पल्स रहता है ना, वो चेक करते हैं। वो भी नहीं लगता है तो रेफर कर देते हैं। और क्या क्या दवाइयाँ हैं आपके पास? ये मेरे पास है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन है, टैबलेट पैन 40 है, टैबलेट एमसेट है, टैबलेट डोम 40, डोम पेरिडोम है, सेप्ट्रोन टैबलेट है, टैबलेट एमोक्सिसिलिन है, आई ड्रॉप है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये सब गोलियां हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है आपके पास? हाँ, एजिथ्रोमाइसिन है? हाँ एजिथ्रोमाइसिन है सर। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है। मुझे ना कल से कोल्ड है, इसलिए मैं बार बार कोल्ड पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे नाक बह रही है मेरी, तो क्या दवाई दोगी मुझे? दे दो यार कुछ। तो आप कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? सर समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ पे हैं अभी? कहाँ पर हैं आप अभी? सर मैं तो बॉम्बे में हूँ सर। क्या बात है, देखिए बॉम्बे से आप नंदुरबार के एक छोटे से गांव में पढ़ा रही हैं बच्चों को, ये चमत्कार ही है। हाँ बिल्कुल सर। और ये ना बच्चे जो है, जैसे ये खड़की के स्कूल के बच्चे ज्वाइन हुए हैं, और अभी आप ऑनलाइन मीटिंग में आप शहाड़ा के भी बच्चे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम नंदुरबार के एक छोटे से गांव खड़की की एक आश्रमशाला में मौजूद हैं। आश्रमशाला दरअसल यहाँ के आदिवासी विभाग द्वारा चलाए जाने वाला एक मॉडल स्कूल है, जिसमें हॉस्टल होता है और शिक्षा के आधुनिक साधन होते हैं। इस वक्त जिस क्लास रूम में हम मौजूद हैं, ये एक डिजिटल क्लासरूम है। इसको डिजिटल क्लासरूम बनाया जा रहा है, जल्दी ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो अपना नाम मुझे प्लीज़ बता दीजिए। माय नेम इज सुनील पाटिल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो डिजिटल क्लासरूम है, ये कैसे एक कदम आगे ले जाएगा आपके बच्चों के एजुकेशन को? अभी आजकल तो जो पूरा अपना वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है, और हमारे गवर्नमेंट की ये विश है कि हमारे जो बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, इनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो, ये भी डिजिटली परफेक्ट हो। क्योंकि आज पूरा जो वर्ल्ड है उसका पूरा मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, टेक्निकली सब फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। तो अपने जो ट्राइबल इलाके के बच्चे हैं वो भी इस बारे में पीछे ना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो डिजिटल अगर लर्निंग बच्चों को आपको करानी है, उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो टीचर्स हैं, यस, उनको वो टेक्नोलॉजी आती हो, है ना? तो क्या आपके टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग या इस तरह का? यस यस यस, आवर टीचर्स आर आल्सो लर्नड एंड वेल ट्रेनड। दे फर्स्ट गेट देयर ट्रेनिंग इन professional through professional trainers, and then they taught our students very effectively in the classroom. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम लोग नंदुरबार के दूर दराज के आदिवासी इलाकों से घूमकर आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारी आश्रमशालाएं हैं जहाँ दूर दराज के बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। लेकिन सभी आश्रमशालाओं का स्टैंडर्ड आपको अलग अलग मिलता है। कुछ आश्रमशाला हैं जिनमें से एक ये है जो काफ़ी आधुनिक हैं, काफ़ी उसमें आपको जाके होप मिलती है कि आदिवासी बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिल रही है। लेकिन बहुत सारी आश्रमशालाएं ऐसी हैं जिनमें इतनी सुविधाएं शायद मौजूद नहीं हैं, या उनका लर्निंग का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी एक कारण होता है कि दूर दराज के इलाकों में अच्छे टीचर्स भी शायद जाना नहीं चाहते हैं। कई वजह हैं, प्रशासन की तरफ से भी, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक आश्रमशाला यहाँ है और एक यहाँ है। सेफ्टी के इश्यूज़ हैं,
हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कई बार आश्रम शालाओं से बहुत अच्छी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ उम्मीद के टापू, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ उम्मीद के टापू हमें नज़र आते हैं कि आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छी शिक्षा आदिवासी बच्चों को मिल रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जब हमने आदिवासी इलाकों में ज़मीनी हालात को समझने की कोशिश की तो यहाँ आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन दिखा और काफ़ी हद तक ये समझ में आया कि सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र का नंदुरबार सबसे गरीब ज़िला क्यों बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कई जगह हमें उम्मीद के टापू भी नज़र आए। अब उम्मीद के टापू सही एक्सप्रेशन है या नहीं है ये तो साहित्यकार ही बता सकते हैं, लेकिन टापू मेरे मुंह से इसलिए निकला कि जहां उम्मीद नज़र आती है वो एक ख़ास एरिया में सीमित भी नज़र आती है, तो इसलिए मैंने इसको उम्मीद का टापू कह दिया। खैर, फ़िलहाल एक ऐसे ही टापू में हम मौजूद हैं। ये अंकुश गावित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो अंकुश यार ये बताइए, इतना बड़ा फ़िश फार्म आपने किया हुआ है, जाहिर है इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, तो ये कैसे हुआ? कौन सी ऐसी सरकारी योजना थी जिसका आपको फ़ायदा मिला? कैसा एक्सपीरियंस है, इस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ फिशरी का डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ। फिश फार्मिंग वगैरह उसमें करते हैं। हाँ। तो जो किरण पाड़वी सर है हाँ हाँ। नंदुरबार में, हाँ। वो सहायक आयुक्त हैं। हाँ। पहला धुलिया और नंदुरबार एक ही था पहला, पर अभी विभाजन होके अभी ऑफिस है वो नंदुरबार में आया है। पहला ऑफिस भी मालूम नहीं था। अच्छा। ऑफिस तक मालूम नहीं था लोगों को, वो धुलिया में था तो। अच्छा। पर अभी अलग अलग हो गया है और यहाँ पर आए हैं। तो किरण पाड़ी सर है वो हमारे ही एसटी कैटेगरी के हैं। अच्छा। और उनका थोड़ा रहता है, लोगों का अप्रोच रहता है। अच्छा, तो वो हेल्पफुल है। तो उन्होंने बायोफ्लॉक करके ऐसा एक प्रोजेक्ट रहता है, RS कहते हैं, RS फार्मिंग, केस फार्मिंग, बायोफ्लॉक फार्मिंग, ऐसे 3-4 प्रकार रहते हैं, टाइप रहते हैं। लखनऊ गया था RS के ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। हाँ, 3 दिन का ट्रेनिंग था। लखनऊ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। नवाबों का शहर है। नवाबों का शहर। तो वहाँ 3 दिन ट्रेनिंग किया था। तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला फिश फार्मिंग क्या होती है। हाँ हाँ। बाद में उन्होंने जब ये निकला था बायोफ्लॉक का योजना, शायद 2020-21 होगा, तब मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे ये बताइए कि आपकी तरह ही बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, पूंजी नहीं मिलती है, तो आपको इस जैसे ये इतना बड़ा फॉर्म आपने बनाया है, जाहिर है इसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा, तो अगर कोई आदिवासी लड़का या लड़की अपना काम शुरू करना चाहता है तो योजनाओं के बारे में उसे कैसे पता चल सकता है, कैसे वो खुद को अपडेट रख सकता है, और कितना पैसा इसमें लगा और कितना आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिला या लोन मिला, उसके बारे में अगर ब्रीफली बता सकें। सर कैसा है, पहले ये जो फिश फार्मिंग का था वो अखबार में ये भेजते थे, अखबार में इसका। तो अखबार में जो देखता था वो फॉर्म भर देता था। पर अब उन्होंने क्या किया है, हर ग्राम पंचायत में एक फॉर्म भेज दिया है कि ऐसी ऐसी योजना है और आप अप्लाई करिए, इतने से इतने दिन तक भरना है, नहीं भरना है। तो उसके वजह से अभी वो धरती आबा योजना, तो उसमें अभी दिसंबर में निकला था, तो बहुत लोगों ने अभी अप्लाई किया है। तो अंकुश एक बात बताओ कि जैसे आपको ये आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, तो जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उस योजना के तहत और एलिजिबल हैं, उन सबको मिल जाता है या उसमें भी गिने चुने होते हैं कि इतने ही दिए जाएंगे? सर इसमें कैसा रहता है, सरकारी आंकड़ा रहता है, इतना मंजूरी होगा। अच्छा। मेरे टाइम पे क्या था, हम लोगों ने 3-4 लोग थे जिले में से,
उन्होंने अप्लाई किया था, तो एक ही लेना था उनको, एक ही चुनना था। अच्छा, एक ही चुनना था, तो तालुके में से एक ही चुनना था उनको। तो उन्होंने फिर लॉटरी निकाली थी। लॉटरी में आपका हाँ, नंबर मेरा लग गया। नंबर लग गया। तो इसमें भी किस्मत एक बड़ा फैक्टर है। जब हम सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं तो इम्प्रेशन ये मिलता है कि ऐसी योजनाएं हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, अगर आपका चाल चलन सही है तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बजट तय रहता है, कितने प्लांट लगाने हैं ये भी तय रहता है, कितने हितग्राही हो सकते हैं ये भी तय रहता है, और अंततः मामला जाके किस्मत पे टिक जाता है। तो मुझे लगता है कि और यहाँ जो हमारी बात हुई लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जो पिछड़े ज़िले हैं, गरीब ज़िले हैं, सरकार आजकल गरीब या गरीबी शब्द इस्तेमाल करने से परहेज़ करती है। सरकार देश के जो 100 सबसे पिछड़े या गरीब ज़िले हैं उनको आकांक्षी ज़िले कहते हैं। अब आकांक्षी का क्या मतलब होता है अंग्रेज़ी में? एस्पिरेशनल। हमने तो ज़्यादातर आकांक्षी जो शादी का कार्ड आता है ना उसी में RSVP उसी में पढ़ा था। खैर, तो आपको बेशक लगता हो कि नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन सरकार को लगता है कि नाम में ही सब कुछ है। आप गरीब ज़िले को आकांक्षी ज़िला कहना शुरू कर दें तो तस्वीर बदल जाएगी। बहरहाल, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन अंकुश से बात हमने इसीलिए की कि उम्मीद के टापू बन रहे हैं और आप लोगों तक भी ये कहानी पहुँचे जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और सरकारी योजनाएं सीमित ही सही, लेकिन उसमें अगर आप दांव लगाएंगे तो हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए।